आपको यह बताएंगे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिवंगत भाई की पत्नी सीता सोरेन ने आज बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली। शिबू सोरेन का परिवार झारखंड में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार या राजनीतिक खानदान माना जाता है और आज शिबू सोरेन की ही पुत्रवधू ने इस परिवार को छोड़कर उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी का हाथ थाम लिया और मोदी का परिवार ज्वाइन कर लिया। असल में यह कहानी सिर्फ एक राजनीतिक खानदान की नहीं है, बल्कि हमारे देश में नेताओं के घर घर की यह कहानी बन चुकी है। यानी जो आज की राजनीति है वो रिश्तों को भी खत्म कर देती है और परिवारों को भी तोड़ देती है। इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अपने ही सगे चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं और इन परिवारों की टूट से जो परिवार लगातार मजबूत हो रहा है वो है मोदी का परिवार। और इसीलिए आज हम इसी राजनीति का विश्लेषण करेंगे जो रिश्तों से भी बड़ी हो गई है। एक तरफ मोदी का परिवार है जिसमें कोई भी खानदान से नहीं है, दूर दूर से दूसरे परिवारों के लोग आकर मोदी के परिवार का हिस्सा बन रहे हैं और जो बड़े बड़े राजनीतिक खानदान थे वो टूट रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सीता सोरेन की एक चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सीता सोरेन ने आज एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है गुरुजी बाबा को, यानी अपने ससुर शिबू सोरेन को, जो कि जेएमएम के संस्थापक भी हैं। और उन्होंने लिखा है, आदरणीय गुरुजी बाबा, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो जो गुरुजी हैं यानी शिबू सोरेन वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और सीता सोरेन के अपने ससुर भी हैं। सीता सोरेन क्या लिखती हैं? मेरे स्वर्गीय पति श्री दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग अलग थलग किया गया, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज वो पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। शायद उनका जो इशारा है ये हेमंत सोरेन की तरफ है, जो कि इनके पति के छोटे भाई हैं। फिर वो आगे लिखती हैं, श्री शिबू सोरेन, गुरुजी बाबा के अथक प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस कि उनके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में यह ज्ञात हुआ कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूं। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को अब छोड़ना होगा और इसलिए मैं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। नीचे उनके साइन है सीता सोरेन। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार झारखंड का आज टूट गया। सीता सोरेन का यह भी आरोप है कि वर्ष 2009 में जब वो अपने पति दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद राजनीति में आई थी, तब से ही उनकी और उनके परिवार की उपेक्षा हो रही है और उनके साथ उनके ही परिवार की पार्टी में अन्याय हो रहा था। मेरे स्वर्गीय पति की बनाई हुई, खून से सिंची हुई ये पार्टी, उनका बहुत बड़ा सपना था झारखंडियों, वो अधूरे छोड़ के चले गए। और आज तक हमने बहुत प्रयास किया कि हम झारखंडियों के लिए काम करें, लेकिन वो जगह हमें नहीं मिल पाई। पार्टी के तरफ से भी हमको जो सम्मान मिलना था वो सम्मान भी आज तक मुझे दिया नहीं गया। 14 साल में मैंने पार्टी में योगदान दिए, तो 14 साल में दुर्गा सोरेन जी को सम्मान के नाते भी मुझे कोई पोर्टफोलियो भी नहीं दिया गया और पार्टी से मुझे हमेशा अलग थलग रखा गया, जिसके कारण कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण मेरा जो मकसद था, जो मेरे पति का भी जो सपना था, उसको भी मैं पूरा नहीं कर पा रही थी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक कहानी है और कहानी बिल्कुल ऐसी है जैसी आप टीवी में या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई राजनीति पर आधारित किसी सीरियल में देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही कहानी है। तो इसलिए अब आप ये देखिए कि सोरेन परिवार में इस दरार के पीछे असली कहानी क्या है और आखिर राजनीति में रिश्तों का महत्व कम क्यों होने लगता है। 49 वर्ष की सीता सोरेन, जिन्हें अभी आपने देखा,
ये झारखंड की जामा सीट से विधायक हैं, एमएलए हैं अभी, और ये वही सीट है जहां से इनके दिवंगत पति दुर्गा सोरेन पहले विधायक थे। तो दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा। 2009 में जब दुर्गा सोरेन की मृत्यु हुई तब उनकी पत्नी सीता सोरेन ने पहली बार इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और तब से लेकर आज तक वो इस सीट से कुल मिलाकर 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें छपती रही हैं कि इस बार सीता सोरेन झारखंड की दुमका सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी और उन्होंने पार्टी से यह आग्रह भी किया था कि अगर वो दुमका सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो उनके बाद उनकी जामा विधानसभा सीट जो है वो उनकी बेटियों को मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा दावा है कि उनके इस आग्रह को उन्हीं की पार्टी जेएमएम ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा ऐसी खबरें भी हैं कि हेमंत सोरेन इस बार खुद दुमका लोकसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो हेमंत सोरेन की जो नजर थी वो भी इसी सीट पर थी, इसलिए उनकी भाभी सीता सोरेन के आग्रह को पार्टी ने स्वीकार नहीं किया और इस तरह सोरेन परिवार आज 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें अब एक तरफ 80 वर्ष के शिबू सोरेन और उनके 2 बेटे हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन है और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन के दिवंगत पुत्र की पत्नी सीता सोरेन है और उनकी 3 बेटियां हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसलिए अब यह परिवार 2 हिस्सों में बंट गया है। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच यह राजनीतिक संघर्ष आज से नहीं बल्कि पिछले 1.5 दशकों से चला आ रहा है और सीता सोरेन के अपने देवर यानी हेमंत सोरेन से संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे। शिबू सोरेन के 3 बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मृत्यु वर्ष 2009 में हो गई थी और उस समय दुर्गा सोरेन की उम्र सिर्फ 39 वर्ष थी और वही सीता सोरेन के पति थे। यह वो दौर था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सारी जिम्मेदारी दुर्गा सोरेन के पास ही थी, यानी शिबू सोरेन के जो असली राजनीतिक वारिस थे वो दुर्गा सोरेन थे और शिबू सोरेन के बाद पूरी पार्टी दुर्गा सोरेन ही संभाल रहे थे और कहते हैं कि दुर्गा सोरेन ही शिबू सोरेन से विचार विमर्श करके पार्टी के सारे बड़े फैसले लिया करते थे और शिबू सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के असली वारिस उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन ही थे, यानी सीता सोरेन के पति, और हर कोई उन्हें झारखंड का भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखता था। उस समय हेमंत सोरेन ने झारखंड की राजनीति में कदम तक नहीं रखा था, वो राजनीति में प्रवेश भी उन्होंने नहीं किया था। लेकिन वर्ष 2009 में दुर्गा सोरेन की अचानक मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद शिबू सोरेन ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने दूसरे नंबर के बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी और यहीं से हेमंत सोरेन और उनकी भाभी सीता सोरेन के बीच राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष के दौरान कई विवाद भी हुए और सबसे बड़ा विवाद उस समय हुआ जब वर्ष 2009 में दुर्गा सोरेन की मृत्यु हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि 16 मई 2009 को जब रात के समय दुर्गा सोरेन की मृत्यु हुई, उसके बाद उन्हें बोकारो के एक अस्पताल में ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था और उनकी मृत्यु के बाद बोकारो के उस समय के एसपी लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने कहा था कि दुर्गा सोरेन के सिर के पीछे चोट के निशान थे और उनके कमरे में बेडशीट पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। लेकिन बाद में डॉक्टरों ने एक और बयान जारी करके कहा कि दुर्गा सोरेन की मृत्यु किडनी फेल्योर की वजह से हुई है, किडनी फेल होने की वजह से हुई है और बाद में दुर्गा सोरेन की मृत्यु को लेकर कई तरह के संदेह भी जताए गए और ऐसी परिस्थितियों में सीता सोरेन को राजनीति में प्रवेश करना पड़ा और जब वो राजनीति में आई तब उनकी उम्र सिर्फ 35 वर्ष थी। सीता सोरेन को लगता था कि उनके पति दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद शिबू सोरेन उन्हें पार्टी में सबसे बड़ा पद दे देंगे, लेकिन शिबू सोरेन ने उनकी जगह अपने दूसरे पुत्र हेमंत सोरेन को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने का फैसला किया और यहां से हेमंत सोरेन और सीता सोरेन के बीच गतिरोध और भी बढ़ने लगे। हेमंत सोरेन 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीता सोरेन को एक बार भी हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री पद नहीं मिला और जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए तब भी सीता सोरेन को सरकार में जगह नहीं मिली। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से पहले अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड की मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहते थे, तब सीता सोरेन ने ही इसका खुलकर विरोध किया था और यह संघर्ष सिर्फ पार्टी के अंदर तक सीमित नहीं रहा। हेमंत सोरेन जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे तब सीता सोरेन ने खुलकर उनकी सरकार के नीतिगत फैसलों का विरोध किया था और अगस्त 2022 में उन्होंने झारखंड के राज्यपाल को एक शिकायत भी दी थी
जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर अवैध खनन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके अलावा 2021 में सीता सोरेन की 2 बेटियां राजश्री और जयश्री ने अपना एक राजनीतिक संगठन बनाया जिसका नाम था दुर्गा सोरेन सेना। अब सोचिए, परिवारवाद की राजनीति में भी कितने संघर्ष होते हैं और इस राजनीति में रिश्तों का महत्व कई बार पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एक महिला को इस परिवार में, राजनीतिक परिवार में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। परिवार के लोग ही ये सोचने लगते हैं कि उन्हें उनके परिवार की पार्टी से क्या मिला और क्या नहीं मिला, और यही जमा और घाटा राजनीति में रिश्तों की कई बार बलि ले लेता है और फिर इसके बाद राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं रहता। ये बात हम सिर्फ झारखंड के संदर्भ में नहीं कह रहे। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने अपने सबसे छोटे भाई स्वपन बनर्जी से इसलिए सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया था क्योंकि उनके भाई हावड़ा सीट से टीएमसी उम्मीदवार के खिलाफ बतौर निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। और यहां बात सिर्फ ममता बनर्जी के परिवार की नहीं है। इस बात को आप बिहार के उदाहरण से समझिए, जहां आज रामविलास पासवान के परिवार के 2 हिस्से देश ने देखे हैं। आज दिवंगत नेता रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने इसलिए मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि बीजेपी ने उन्हें बिहार के में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी और जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें सीट नहीं मिल रही है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 16 सीटें बीजेपी ने जेडीयू को दी हैं, 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी हैं, एक सीट जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी और 17 लोकसभा सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ रही है और बीजेपी ने एक भी सीट पशुपति पारस की पार्टी को नहीं दी, जिसकी वजह से पशुपति पारस ने आज केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि उनके साथ धोखा हुआ है। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज पारस साहब जो हैं, पशुपति पारस, कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ समय पहले उन्हीं के भतीजे चिराग पासवान ये कह रहे थे, जब इन्होंने पार्टी को तोड़ दिया था तब चिराग पासवान ये कह रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। वर्ष 2000 में जब रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया तब किसी ने यह सोचा नहीं था कि एक दिन यह पार्टी चाचा और भतीजे में बंट जाएगी। आज की हकीकत यही है कि रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टियां और रास्ते दोनों ही अलग अलग हैं और चाचा पशुपति पारस भतीजे चिराग पासवान पर साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं और इस संघर्ष में बीजेपी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद वर्ष 2021 में जब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच पार्टी पर अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ तो जैसे ही रामविलास पासवान का निधन हुआ, पार्टी पर किसका अधिकार होगा इसे लेकर रामविलास पासवान के भाई ने भी अपना दावा ठोक दिया और पुत्र जो हैं उन्होंने भी। और उस समय बीजेपी ने चिराग पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस का समर्थन किया और उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री भी बना दिया। और उस समय तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कहते थे कि चिराग पासवान का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया है और उन्होंने अपने पिता की पार्टी और विरासत दोनों को खो दिया है, क्योंकि बीजेपी ने भी उन्हें उनके पिता का सही वारिस नहीं माना और बीजेपी ने भी यह देखा कि उनकी पार्टी के जो सांसद और विधायक और बड़े नेता किसकी तरफ हैं। उस समय वो सारे पशुपति पारस की तरफ थे और इसीलिए पशुपति पारस को बीजेपी ने मोदी सरकार में मंत्री बना दिया। लेकिन देखिए वक्त कैसे बदलता है। 3 वर्षों में ही चिराग पासवान ने इतनी मेहनत की कि बिहार में जो नेता और कार्यकर्ता रामविलास पासवान के साथ थे वो धीरे धीरे चिराग पासवान के साथ आ गए और जिन सांसदों ने पहले पशुपति पारस का समर्थन किया था वो सांसद भी चिराग पासवान के पक्ष में आकर खड़े हो गए और चिराग पासवान ने हारी हुई बाजी को अपने पिता के ही अंदाज में उनके भाई से जीत लिया। हालांकि इस राजनीतिक जीत में रिश्ते हार गए
और अब बिहार में पासवान परिवार भी दो हिस्सों में बंट गया है। और अगर पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए तो बिहार में चाचा और भतीजे के बीच चुनावी मुकाबला होना बिल्कुल निश्चित होगा। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि वो राजनीति के मौसम के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्हें पहले ही मौसम के बारे में पता चल जाता है कि ये मौसम कैसा आने वाला है राजनीति का, इस बार किसकी हवा बहने वाली है, और वो उसी हिसाब से फैसला लेते थे। चिराग पासवान ने अपने पिता की ये जो कह सकते हैं इस कला को उन्होंने भी अपना लिया है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी जैसी जो पार्टी है, जब वो टिकट देती है तो ग्राउंड पर सर्वे करवाती है। वो देखती है कि जनता क्या चाहती है, वो देखती है कि जमीन पर किस नेता ने कितनी मेहनत की है। असल में हुआ ये कि पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई, वो केंद्रीय मंत्री बन गए। उन्होंने थोड़ी सी खुशी मान ली और वो आराम से अपने इस पद को एंजॉय करने लगे। चिराग पासवान एक जख्मी शेर की तरह संघर्ष करने लगे, बार बार बिहार जाते थे और जनता के बीच काम करने लगे। और उन्होंने 3 साल तक अथक परिश्रम किया और इस हारी हुई बाजी को भी उन्होंने पलट दिया। और एक तरीके से उनके चाचा को ये समझ में ही नहीं आया कि कब उनके भतीजे ने उनके नीचे से उनकी पूरी जमीन को खिसका दिया। यहां एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि 2021 में जब बीजेपी ने चिराग पासवान की जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का समर्थन किया था, तब इसके पीछे एक बड़ा कारण नीतीश कुमार थे, जिन्होंने चिराग पासवान का विरोध किया। और इसलिए और तब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ साथ थे। इसलिए इस बार बीजेपी ने चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें देकर जेडीयू को भी यह संदेश देने की कोशिश की है। अकेला सांसद हूं, यही ताने दिए जाते थे मुझे। 0 विधायक है मेरे, ये भी कहा जाता था मुझे। तमाम तानों को, तमाम कही गई बातों को सर आंखों पर रखते हुए सिर्फ मैं मेहनत करता गया। मुझे लगता है कि आज ये 5 सीटें एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को मिलना, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके संघर्ष को सम्मान देने के बराबर है। मेरे पिता के जाने के बाद वो ही मेरे पिता के स्थान पर थे। अगर मैं आपका अपना सगा बेटा होता तो आप इस तरीके से मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देते, पर आपने वो मुझे माना ही नहीं। कभी आपने मुझे अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं। यही कारण है कि आपने मुझे परिवार से भी अलग किया, पार्टी से भी अलग किया। तो शुरू में जब ये पार्टी टूटी और चिराग पासवान के चाचा को मंत्री बना दिया गया और बीजेपी ने चिराग पासवान का साथ नहीं दिया, तो चिराग पासवान जरूर निराश थे, उनका दिल भी टूट गया था। और ये हमारे देश के युवाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि निराशा के बाद, दिल टूटने के बाद भी अगर आप मेहनत करें तो आपको दोबारा से कुछ ऐसा मिलता है। अभी देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जब एनडीए की एक बैठक बुलाई थी, उसमें उन्होंने चिराग पासवान को बहुत प्यार से और आत्मीयता के साथ कुछ इस तरह गले लगाया था। उस समय तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा और आगे बीजेपी क्या करने वाली है। लेकिन इस फोटो को देखने के बाद ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान को पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को चिराग पासवान की ये जो मेहनत करने की शैली है, उनका ये जो परिश्रम है, ये दिखाई दे रहा है और उन्हें चिराग पासवान का ये जो अंदाज है, ये प्रधानमंत्री मोदी को पसंद आया है। वरना वो चिराग पासवान को ऐसे गले नहीं लगाते। और ये बात तभी स्पष्ट हो गई थी कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान के साथ न्याय करेंगे और वो न्याय हो गया। झारखंड और बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी ठाकरे परिवार के बीच चुनावी संघर्ष इस बार आपको देखने को मिल सकता है और राज ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। 55 वर्ष के राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे के भाई श्रीकांत ठाकरे के पुत्र हैं। लेकिन आज राज ठाकरे मोदी के परिवार में शामिल होकर अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। और राजनीति ऐसी ही होती है जिसमें रिश्तों का शायद कोई खास महत्व एक समय के बाद बचता नहीं है। और एक जमाने में राज ठाकरे को भी बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी माना जाता था और राज ठाकरे मेहनत भी बहुत कर रहे थे, लेकिन उत्तराधिकारी बने उद्धव ठाकरे, क्योंकि वही बाला साहब ठाकरे के पुत्र थे। और उस समय राज ठाकरे को यह बात बुरी लगी और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली।